डियर फ्रेंड, सेट 3 का सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे। पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में बताऊंगा, तो उसको ध्यान से सुन लेना, लिख लेना, बाद में आप भूल जाओगे। सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ पासवर्ड आप लिखा करिए सेट वाइज। सभी सॉल्यूशंस आपके प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए जितने भी हमने आपके क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए आए थे और हिंदी मीडियम के लिए आए थे, तो उनको दोनों लैंग्वेज में बनाया है। जो हिंदी में है उसको हिंदी में ही बना रहे हैं, जो इंग्लिश में है उसको हिंदी और इंग्लिश में बना रहे हैं। तो आपको बने रहना है चैनल पे और ध्यान से आपको यहाँ पे सभी कुछ देखना है। सेट 1 2 3 सभी के सॉल्यूशंस डाले गए हैं। 10th क्लास की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आपके सारे सेट मिलेंगे। 1 2 3 4 5 जितने भी आपके जारी होंगे सारे सेट मिलेंगे और 70 to 80% आपके मॉडल सेट से ही आएंगे। तो आपको मॉडल सेट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। स्पेशली मैथ को तो आपको समझना पड़ेगा, जिसका वीडियो मैं आज या कल तक अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो का मैं लाइव आपको सब सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि उस आपको जो है सॉल्यूशन कैसे करना है एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो सभी को पता है, बचपन से सुनते भी आ रहे हैं वंदे मातरम गीत। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये इसका रचयिता है। बी ऑप्शन करेक्ट करना है। सेकंड में है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस से देश से हुई थी? तो सी ऑप्शन सही है इसमें, अमेरिका से। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 1939 से 1945, यानी 1939 से 1945 तक हुआ था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार। आगे बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुनतुनिया जो है ये आपका जो संधि थी, इसके दौरान ही उसको स्वतंत्रता मिली। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? तो सन 1930 में किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। छठा है आपका, गांधी जी ने कब नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो 12 मार्च सन 1930 को किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपके फिलिप्स के क्वेश्चन से, तो फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम खालिस्तान दिया गया, तो मारियान नाम दिया गया। ठीक है। इसके बाद में गांधी जी ने खालिस्तान नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, तो वो कौन सी जगह थी? दांडी। आपको हमेशा पता है दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, तो दांडी इसका आंसर है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, होसे किसे कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के एक देश ट्रिनिडाड में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को, यानी कि इमाम हुसैन के नाम पर जो है मुहर्रम मेला मनाया जाता है, उसको होसू कहते हैं। आदि औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण से ठीक पहले दौर को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। यह वो समय था जब ब्रिटेन में कारखाने नहीं खुले थे, परंतु फिर भी वस्तुओं का उत्पादन होता था। यह उत्पादन कारखानों में ना होकर के गाँव में ग्रामीण कारीगर द्वारा होता था। इन पर व्यापारी यानी सौदागर का नियंत्रण होता था। अपने गांव में रहते हुए भी वो अपने गांव में रहते हुए ही काम किया करते थे। उन उत्पादों को गांव से लंदन जैसे शहरों तक लाया जाता था और फिर वहां से दुनिया के अन्य भागों में निर्यात किया जाता था। आदि औद्योगिकरण का यही तात्पर्य है। 11वां जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीकों की समीक्षा कीजिए। तो असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए गए थे? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अपने प्लान के अनुसार चलाना चाहते थे। गांधी जी जो असहयोग आंदोलन को अपने प्लान के द्वारा चलाना चाहते थे, उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए, जो उनको पदवियां मिली थी उनको लौटा दिया जाए, तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई गई। ठीक है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। उसके बाद में और भी आप लिख सकते हैं, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, जिससे स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया। इसी के और ऑप्शन में आए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो सन 1929 से 1934 ईस्वी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का काफ़ी प्रभाव रहा। इस समय भारत के आयात और निर्यात में लगभग 50% की कमी आएगी
और इस महामंदी का प्रभाव बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि पटसन के मूल्य में 60% की कमी आई थी, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ तले दब गए। और भी आगे लिख सकते हैं, गेहूं तथा अन्य खाद्य सामग्री के मूल्यों में 50% तक की कमी आई, इसलिए महामंदी से किसान भी बर्बाद हो गए। खाद्य सामग्री के मूल्य में, यह नेक्स्ट है आपका, खाद्य सामग्री के मूल्य में कमी की वजह से किसान बर्बाद हो रहे थे, और साथ ही सरकार उसके लिए भूमि कर तथा अन्य कर में कोई कमी नहीं कर रही थी। ठीक है, इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्यों देते थे? क्योंकि कुछ उद्योगपति बड़ी मशीनों पर भारी खर्च करने के से हिचकिचाते थे, क्योंकि मशीनें लगाने में ये ज़रूरी नहीं था कि उससे ऐसा करने से लाभ होगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं था। उसके बाद में बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जैसे गैस घरों में, शराब खानों में, बंदरगाहों में, जहाज़ों में की मरम्मत में, साफ़ सफाई में के काम में मज़दूरों की संख्या घटती बढ़ती है। तो ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों की बजाय मज़दूरों से ही काम लेना पसंद करते थे। थोड़ी मात्रा में चीज़ें तैयार करनी होती थी तो मशीनों की बजाय मज़दूरों से काम लेना करवाना बेहतर समझा जाता था। कुछ वस्तुएं, नेक्स्ट है, कुछ वस्तुओं में कुछ खास डिजाइनों की मांग करते थे, जिन्हें मशीनों से बनाना बहुत ही महंगा पड़ता था और कठिन भी था, इसलिए ऐसे कामों को मशीनों की अपेक्षा मजदूरों से कराया जाता था। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसी का और पार्ट है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए थे। तो उसमें पहला था, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पहले वाले झंडे को हटा करके नया झंडा चुना। अलग अलग बोली जाने वाली भाषाओं को छोड़ करके पेरिस में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया। एक ऐसे संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों के लिए कानून समान बनाया गया हो। देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया तथा नाप तोल की एक समान व्यवस्था बनाई गई। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अच्छे काम करने का शपथ लिया और शहीदों का गुणगान किया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पृथ्वीभूमि तथा नागरिक जैसे विचार को एक साथ मिलकर के संयुक्त समुदाय विचार में बदल दिया, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विश्व के मानचित्र में आपको मुंबई और अफ्रीका दिखाना था, तो ये पूरा का पूरा तो अफ्रीका है। ये पूरा जो ये छोटा सा पार्ट है ये पूरा अफ्रीका है, और मुंबई यहाँ भारत में आपका कहीं भी आप शो कर सकते हो। जब ऐसा मानचित्र आए छोटा सा, तो आप उसमें मुंबई है जो कोने में, आपको मुंबई में दिखा दूंगा, जहाँ गोवा दिखाऊंगा वहीं पे मुंबई दिखेगा। तो आपको बता देता हूँ, आगे चलते हैं। भूगोल की इकाई में नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन जो है नवीनीकरण नहीं है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो दूसरा है 15वां क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में की गई थी। उसके बाद में 16वां है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी है? तो अभ्रक जो है इसमें उगाया जाता है, यानी कि प्राप्त होता है। उसके बाद में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते थे। 17वां क्वेश्चन पूछा गया, भारत का पहला सूती वस्त्र सन 1854 में मुंबई में लगाया गया वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, लौह खनिज क्या है? उदाहरण देके बताना है। तो वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश समाहित होता है या लौह अंश पाया जाता है, लौह खनिज कहलाते हैं। लौह खनिज के उदाहरण जो है लौह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में अगर अलोह अयस्क पूछता तो उसमें सोना चांदी जो है आपके आ जाते। ठीक है, सोना चांदी पीतल एल्युमिनियम। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वन तथा वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बुक से लिखना। तो यहाँ पे पहला है आपका, हमें वन तथा वन्य जीवन का संरक्षण इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि वन देश की बहुमूल्य संपदा है। और फिर उसके लिख सकते हैं, हमारे लिए पर्यावरण के लिए संतुलन बनाए रखती है। उसके लिए लिख सकते हैं भूमि के कटाव को रोकती है। उसके अलावा लिख सकते हैं कि जो है वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करती है। उसके बाद में और लिख सकते हैं बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है। उसके आगे लिख सकते हैं
इमारती तथा जलाने वाली लकड़ी प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। जब वो खुद सूख जाते हैं, टूटते हैं, तो उनकी लकड़ी हमें काम में आ जाती है। उसके बाद में आपके जो है फल मेवे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, मेवे सब्जियाँ औषधियाँ प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। इसके बाद आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले तरीके बहुत सारे हैं, जिसमें प्राचीन भारत में राजस्थान की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निम्न प्रकार से वर्षा जल संग्रहण किया जाता था। तो राजस्थान भारत का सबसे बहुत ही बड़ा जो है स्थल है, आपको पता ही होगा, जहाँ पर हमेशा पानी की कमी होती है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम मात्रा में वर्षा भी होती है, ये भी इसका रीज़न है। वहाँ के लोग इस पानी की कमी को दूर करने के लिए तालाबों, झीलों इत्यादि का निर्माण करते हैं, फिर भी पानी की समस्या दूर नहीं होती। फिर राजस्थान के लोगों ने वर्षा जल संग्रहण का प्रारंभ किया, और जो है इसके कोई कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे राजस्थान की अर्धशुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर के छत को ढलवा बनाते थे, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा बनाते थे। वहाँ के लोग वर्षा के जल का संग्रहण करने के लिए घर में अथवा आंगन में बहुत ही बड़ा भूमिगत टंकी, यानी घर में ही टंकी बनाते थे, जैसे कि आपका घरों में खोद के बनाया जाता है। घर के छत के से एक पाइप टंकी तक जुड़ा रहता था। छत से जो पानी आएगा वो सारा टंकी में जाएगा। पहला पानी उन लोग छत वर्षा का पहला पानी उन लोग छत, टंकी, पाइप आदि धोने में लगा देते थे, और वर्षा का पहला पानी का संग्रहण नहीं करते थे। बाद में जब पहली वर्षा होती थी, उसके बाद में जो दूसरी वर्षा होती थी, उसमें इसका संग्रहण किया जाता था। इसी तरह से टंकी में एक मशीन लगा हुआ था जो पानी को फिल्टर करता था, और राजस्थान के लोग इस पानी का उपयोग बहुत दिनों तक कर पाते हैं, और इस तरह राजस्थान के लोग वर्षा जल संग्रहण करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सीमांत सड़कों का महत्व समझाना है आपको। तो इसमें है आपका सीमांत सड़कों के महत्व क्या क्या है। सीमांत सड़कें देश के सीमावर्ती इलाकों में परिवहन की महत्वपूर्ण साधन है। सीमांत सड़कों का निर्माण सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है, और ये सड़कें सैनिकों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के निवास करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के निवासियों के कृषि, व्यापार व अन्य क्षेत्र से जुड़ाव के लिए भी सीमांत जो सड़कों की आवश्यकता है। दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए भी ये सड़कें महत्वपूर्ण हैं, और आर्थिक विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये सब आपको लिखना था। खादर व बंजर मिट्टी में आपको अंतर बताना है। तो इसमें पहला आपको लिख सकते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर भूमि से उच्च भाग को कहा जाता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, यानी कि ऊंचे भाग वाले को। उसमें चूना कंकड़ पाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में ये जो है बांगर मिट्टी के समतल तथा कंकर वाले क्षेत्र को कहा जाता है, और कम उपजाऊ होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको आप थोड़ा सा मैच कर लेना। पंजाब के मैदान में से सॉरी पंजाब के मैदान में इसे धाया कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और उत्तराखंड में के भागों में पाए जाते हैं ये। और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, और खादर भूमि के निचले मैदानी में, जहाँ पर आपकी हर साल बाढ़ या पानी का वो इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण अधिक उपजाऊ जो है ज़मीन बन जाती है। पंजाब के मैदान में इसे बेट कहा जाता है। ठीक है, इसके और ऑप्शन में है, बाघ परियोजना के विषय में संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, 21वां क्वेश्चन जो है, बाघ परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर। इस परियोजना का आरंभ सन 1973 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का संरक्षण करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान काबेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में राजस्थान में, और सुंदरवन जो है आपका अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल में है। तो ये सब जो है इस प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंदर आता है, जो कि बाघों को बचाने के लिए बनाया गया था, और बहुत ही सख्ती से इसका पालन भी किया जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं। और भी दिए गए मानचित्र में लाल मिट्टी और कोयला की खानें बतानी है। तो लाल मिट्टी के लिए मैंने अलग मैप रखा है ताकि आपको समझ में आए, और कोयला खानों के लिए अलग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें जो है ये सारी जो लाल लाल दिखाई दे रही हैं आपको, सारी ये लाल और पीली मिट्टी के हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये इसमें दिखा हुआ है लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे मैप में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी काली मिट्टी जो है कोल कहाँ होते हैं। ये कोल है, कोयला कहाँ पे होता है, तो कोयला इस एरिया में होता है। ये वाला एरिया जो कोयले का है,
और एक ये एरिया जो है आपका कोयले का है। ठीक है, तो मानचित्र में आपको ऐसे शो कर देना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए अलग अलग मानचित्र डालें। दिए गए भारत के मानचित्र में ध्यानपूर्वक देख करके क ख द्वारा प्रदर्शित जगहों को बताना है। तो क और ख में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए क में तो आपका ये है और ख में आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क में पूछा गया है स्टार वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, तो ये आपके कोलकाता में है। जैसे आईटी हब कहाँ कहाँ है, कोलकाता में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, मद्रास में है, इन सभी जगह। और ख जो है आपका गोवा है, और मैंने आपको बताया था कि जस्ट गोवा से ऊपर ही आपका महाराष्ट्र यहाँ पे आपको शो कर देना है। कभी पूछे छोटे से मानचित्र में तो आप यहाँ पे बता सकते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिक शास्त्र है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, तो वाणिज्य जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत में किस राज्य का अपना संविधान है, राज्य का। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य ऐसा है जिसका अपना जो है संविधान है। उसके बाद में 26वां जो क्वेश्चन है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है, तो कार्यपालिका जो है न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, और न्यायपालिका के जो सर्वोच्च जो न्यायालय वो होते हैं अधिकारी, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में 27वां है, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, के रिपोर्ट को, तो 1 नवंबर सन 1956 में। और 28वां क्वेश्चन है, 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रहे थे, तो 6 थे वो, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोष्टक में से आपको आंसर बताने हैं, तो पहला है आपका पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी बनी। ठीक है, उसके बाद में बर्लुस्कोनी खालिस्तान के प्रधानमंत्री है, तो इटली के प्रधानमंत्री है। उसके बाद में खालिस्तान ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया, तो बेल्जियम था वो। उसके बाद में खालिस्तान भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, तो सूचना का अधिकार जो है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। इसके बाद में सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है ये बताना है, तो शासन के विभिन्न अंग जैसे विधिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, और इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इससे सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके बाद में जैसे ये पास पास कोई कोई वर्ड आपस में मिल गए हैं, तो उनको आप देख लेना, थोड़ा सा वहाँ पे मार्क कर लेना। 34वां क्वेश्चन है, संघ सूची से क्या तात्पर्य है, तो संघ सूची जिस सूची पर संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची कहते हैं। उस सूची पर लगभग 97 विषय पर चर्चा जाता है, जिसमें कुछ सूची मुख्यतः है, जिसमें सुरक्षा है, वित्तीय है, संचार है, प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, मुद्रा है, बैंकिंग है इत्यादि, इन सभी को आप लिख सकते हैं। 35वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका पर प्रकाश आपको डालना है। तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि सरकार कोई गलत काम करती है तो उसे काम को गलत बताने के लिए जो है आपका विपक्ष होता है। ठीक है, तो जनरली लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका एक स्पीड ब्रेकर की तरह होती है। मतलब अगर कोई सरकार गलत कानून बनाती है या फिर संविधान के खिलाफ जाती है, तो चंद आदमी को फ़ायदा देने के लिए बहुत ही बड़ी कमेटी को नुकसान पहुंचाने में ऐसा काम करती है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को ऐसा करने से रोके और जनता को ये बताए कि क्या कानून सही है और क्या कानून गलत है। यहाँ पे ये इधर आ गया थोड़ा सा मिस्टेक, ये लाइन चेंज हो गई है, आपको ध्यान रखना है। इस कानून में क्या क्या कमियां हैं और इसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब जनता को बताने के लिए विपक्ष जो है उसको रोकता है। उसके बाद में लाख बुराइयां होने पर भी अपने पार्टी के लोग अपने पार्टी को कभी बदनाम नहीं करेंगे, इसलिए विपक्ष का यह काम होता है कि किसी पार्टी की बुराइयों को जनता के सामने या प्रेस के सामने प्रस्तुत करें। यानी कि अगर वो एक ही पार्टी के हैं, जैसे दोस्त दोस्त हैं सारे, तो वो तो अपनी बुराई तो किसी के सामने नहीं करेंगे, तो उनकी बुराई करने के लिए एक दूसरा ग्रुप होना ज़रूरी है, उसी को हम विपक्ष कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए, तो इसमें सत्ता की साझेदारी में सत्ता का क्षैतिज वितरण हो जाता है आपका इसमें, जिसमें सत्ता के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसे हम सत्ता का जो है क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है, इसमें आपका क्या है, इस वितरण में सत्ता का वितरण ऊपर से नीचे के क्रम में होता है, अर्थात एक केंद्रीय सत्ता होती है, फिर राष्ट्रीय स्तरीय सत्ता होती है और राज्यों के बाद जिला स्तरीय
जो है आपका जिला स्तरीय या नागरिक स्तरीय या ग्रामीण स्तरीय सत्ता होती है। शक्ति का वितरण भी ऊपर से नीचे की ओर कम होता जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप पासवर्ड को नोट करना चाहें तो नोट करिएगा। इसका पासवर्ड है 987654। ध्यान रखना है, उल्टी गिनती लिखनी है आपको 9 से लेके 4 तक। 987654। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, लोग लोकतंत्र को क्यों अधिक पसंद करते हैं। तो लोकतंत्र बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोकतंत्र में भेदभाव नहीं किया जाता, जिससे सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तथा गृह युद्ध नहीं होता और किसी को अ, बेगानेपन का एहसास नहीं होता। लोकतंत्र में सबके लिए समान अधिकार होता है। लोकतंत्र से देशभक्ति की भावना में विकास होता है और लोकतंत्र से लोक राष्ट्र को अपना मानते हैं तथा देश के रक्षा के लिए आगे बढ़े रहते हैं, उसके प्रति अपना जो है सहयोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। 1992 में संविधान संशोधन द्वारा किस प्रकार स्थानीय सरकारों को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया, बतलाना है आपको। तो गठबंधन सरकार क्या है, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो क्या करती है, जो समान विचारधारा वाली पार्टी है वो आपस में सीटें शेयर कर लेती हैं और सीटें शेयर करके सरकार बनाती हैं, जिसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि कोई पार्टी सत्ता में नहीं आनी चाहती या फिर वो आ रही है लेकिन उसको एक सीट कम पड़ रही है, ये तो उसको मतलब गठबंधन यानी कि कोई उसको सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को। और इसके बाद में 1992 में 73 संविधान संशोधन द्वारा निम्न प्रकार की शक्ति को प्रभावी बनाया गया। तो इसमें क्या करा गया, संविधान में संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर पंचायत परिषद, जिला परिषद जो है, ये सब जो व्यवस्था की गई। और पहले यहाँ महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, परंतु 1992 में संविधान संशोधन के बाद में महिलाओं के लिए सीटों की जो है आरक्षित किया गया। कितनी करी गई, 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया। आ जाते हैं अर्थशास्त्र पे। तो इसमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। तो कुम्हार, बुनकर और दिया सलाई कारखाने में श्रमिक, सभी ये द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। इसके बाद में आते हैं प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक तो पता ही होगा आपको, इसमें डिफरेंस जो है। इसके बाद में आ जाइए 38वां क्वेश्चन जो है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। इसके बाद में ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है, तो व्यापारी जो है वो शामिल है। उसके बाद में 40वां जो क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। 41 क्वेश्चन है, विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। तो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 42वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है। तो टाटा मोटर्स है, सुजुकी कंपनी है और फोर्ड मोटर्स है। इनमें से कोई भी नहीं है सबसे बड़ी टाटा जो है निर्माता कंपनी। आगे बढ़ते हैं, आयत पर कर। यहाँ पे आयत पर कर अवरोधक का उदाहरण है, तो व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। तो आयत नहीं है कि ये यहाँ पे मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है, लेकिन हो सकता है आयत ही है। उसके बाद में हम आगे बात करें 44वें में, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो छोटे अनुपात में। ठीक है, और बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है, तो जमा राशि पे। ठीक है, उसके बाद में हम 46 नंबर है, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है। तो जब हम लोग अपने खेत पर किसी फसल को बो देते हैं तो उस फसल को होने में थोड़ा समय लगता है। बुआई और कटाई के मौसम में अधिक लोगों को काम मिल जाता है, परंतु शेष वे बेकार रहते हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र अल्प बेरोजगारी होती है। कृषि क्षेत्रों में सभी के पास अपना खुद का ज़मीन होता है, जिससे वह उन ज़मीन पर खेती करते हैं और अपनी आयु को बढ़ाते हैं। आयु नहीं, यहाँ पे आय होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या होगा, आय होगा। तो इस आय को आप बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आय कर लेना इसको। ठीक है, ये आय। 47वां क्वेश्चन है, क्या है कि जब लिखते हैं तो इसमें क्या है, मिसप्रिंट थोड़ा बहुत हो जाता है, 1-2 वर्ड, तो आपको ध्यान रखना है। 47 है, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो पहले के ज़माने में मुद्रा नहीं थी। उस समय किसी वस्तु को लेने के लिए दूसरा वस्तु देना पड़ता था, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान
होता था, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आरबीएससी में भी पूछा गया, राजस्थान बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मानचित्र का काम भी राजस्थान बोर्ड वाले में आया था। तो वस्तु वितरण, पहले के ज़माने में करेंसी तो होती नहीं थी, तो क्या करते थे, ले मेरी चार बकरी ले ले और तू अपनी भैंस दे दे, इस तरह से ये पहले होता था। तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। 48 नंबर जो है, इस क्वेश्चन की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप विचारधारा से सहमत है? कारण भी आपको बतानी है। तो हाँ, इससे हम सहमत हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। इसके जो असंगठित क्षेत्र में के श्रमिकों को ना ही अच्छा वेतन मिलता है, ना ही रविवार या किसी विशेष त्यौहार को छुट्टी मिलती है, और ना ही मेडिकल की सुविधा मिलती है। इस क्षेत्र के नियम और कानून तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं, और रेगुलर भी नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। आज करवाया, कल तुम मत आना, कल काम कम है, मत आना, परसों करेंगे। इस तरह से श्रमिकों को बिना किसी कारण काम छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम हो जाता है तो लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। इस क्षेत्र के श्रमिकों से काम अधिक लिया जाता है, परंतु इस काम का अधिक दाम जो है नहीं दिया जाता। ध्यान रखना है आपको, ये सब बुराइयां हैं, आप और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है, ये आपको बताना है। तो बैंकों की भूमिका है, जो बैंक लोगों के खून पसीने की कमाई को अपने पास जमा रखने करके सुरक्षित रखते हैं। और बैंक केवल जमाकर्ता के पैसे को ही सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि उस पर उसे उचित ब्याज भी देते हैं, और बहुत सारे परिवार बैंक से इसी ब्याज पर निर्भर हैं। इसके बाद में बैंक अधिक पैसा वाले लोगों को कम पैसा वाले लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। यानी कि अधिक पैसा वाले लोग बैंक को देंगे, और बैंक क्या है, छोटे लोगों को देगा। और बैंक अधिक पैसा वाले लोगों से जमा के रूप में पैसा लेता है, और कम पैसा लोगों को ऋण के रूप में देता है, जैसे मैंने आपको बताया। और बैंक किसानों को कर्ज दे करके देश के जो है पैदावार में मदद करता है। और बैंक किसानों को जो ऋण, यहाँ पे ऋण आएगा, जो ऋण देते हैं उसका ब्याज बहुत ही कम होता है। और बैंक से कर्ज लेकर के बहुत सारे व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको लिखना है। इसके बाद में 49 नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यानी कि उसकी कंपनी जापान में भी है, इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है, इस टाइप की। और इसके क्या क्या जो है नियंत्रण स्थापित करती है, तो यह कंपनियां उन देशों में अपने कारखानों को स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार के नज़दीक अपना कारखाना स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे स्थान पर कारखाना लगाते हैं, ये लगाते हैं, लुगाते नहीं हैं, लगाते हैं जहां के स्थानीय सरकार उसे उसके हित में हो। और कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से मिल करके काम शुरू करते हैं ताकि उन्हें योग्य साथी मिले। और कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं ताकि काम ज़ोरों शोरों से हो सके। और भी आप लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं और उन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। यानी कि उसने कुछ किसी से बनवाया और अपनी कंपनी का नाम वहाँ पे लगा दिया। इसके आगे हम बात करते हैं, सरकारों द्वारा अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है। सरकार के द्वारा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकारें क्या करती है, ये क्यों करती है ऐसा प्रयास, तो विदेशी निवेश से देश में रोजगार के नए अवसर प्रदान होते हैं। इससे देश में नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं या बनाए जाते हैं। इससे विदेशी कंपनियों के साथ हमारे तालमेल बढ़ेगा, हमारा तालमेल बढ़ेगा, या हमारा हमारा लिखना है आपको, मिसप्रिंट है। और यह स्थानीय कंपनियों को परिवहन एवं प्रशिक्षण एजेंटों जैसी सहायक सेवाओं में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और विदेशी निवेश से प्राप्त सामाजिक प्रतिफल उनसे प्राप्त निजी प्रतिफल की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा कारण है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो करना हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर भूले ना आप। बाकी आपको मर्जी है, आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें ना, ताकि आप दूसरों स्टूडेंट्स की मदद कर सकें। बस इतना ही हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, उन तक ज़रूर पहुंचाया करें, ताकि वो बच्चे जो दूसरी जगह भटकते हैं, जिनको पास में सॉल्यूशन नहीं मिलते, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में
जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं बुक में, तो उनको भी आपको पढ़ना है। वो क्या है, आपके जीके टाइप में क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है और जो आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पीडीएफ के पासवर्ड मैंने इस वीडियो में बता दिया, और उसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और बाकी सभी सेट्स 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैथ का सॉल्यूशन जल्द ही अपलोड होने वाला है।